सबों को जोहार। क्लास 9th मैथ है, क्लास 9th का मैथ है, अध्याय 5। इसमें देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, पहले हम लोग ज्यामिति का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जितना भी प्रश्नावली है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, ज्यामिति का जो अर्थ होता है ज्यामिति, इसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, जियो और मेट्रिन। जियो और मेट्रिन दोनों को मिला दिया गया है तो क्या बन गया? ज्यामिति। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, ठीक है। और मेट्रिक का अर्थ होता है मापना, मतलब जमीन जायदाद मापना, जमीन को मापना, जमीन के मापने से संबंधित है। अब देखिए, जमीन के मापने की प्रथा कब से शुरुआत हुआ होगा, अंदाज लगाइए। तो कहा जाता है कि जब जिस मिस्र का सभ्यता हो, चाहे बेबीलोन का सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, या भारत का हो, यूनान को या इनकास का हो, है ना, इन सभ्यताओं में जब लोग रहते थे तो उनकी जो ज़मीनें होती थी वो नदियों के किनारे होती थी, खेती करने वाला ज़मीन। और जब वह बाढ़ आता है ना, तो क्या होता, वो जो बाढ़ में जो ज़मीन का जो परिसीमन होता था, परिसीमन क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये ज़मीन है ना, और ये भी ज़मीन है, तो यहाँ के बीच देखिए ये मेरा है, ये आपका है, लेकिन बाढ़ आया तो बाढ़ जो है तो पूरा ले गया। जो आर दिया हुआ है वो बाढ़ ले गया बहा के, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि मेरा ज़मीन कहाँ तक था और आपका ज़मीन कहाँ तक था। तो अब जो फिर से जो माप कर उसको बाउंड्री दिया जाने लगा, बाउंड्री मतलब परिसीमन, इसी प्रथा से शुरुआत हुआ ज़मीन को मापना, है ना। तो उसी से निकला ज्यामिति, ठीक है। अब आगे देखेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भारतीय उप महाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आप सोशल साइंस का विद्यार्थी भी हैं क्योंकि आपको सोशल साइंस भी पढ़ना है, तो उसमें देखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसमें देखेंगे जब खुदाई हो रहा था तो उसमें भी सिंधु सभ्यता जो लगभग 3000 ईसा पूर्व है, वहाँ भी ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। खुदाई से पता चला कि ज्यामिति का वहाँ पर प्रयोग बहुत हुआ है। कैसे हुआ होगा? जैसे घर बनाया जा रहा है, घरों का सब परिसीमन किया जा रहा है, बाउंड्री किया जा रहा है, तो इस तरह से वहाँ भी ज्यामिति का प्रयोग किया गया। तो हम देख रहे हैं कि ज्यामिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही शुरुआत हुआ है। प्राचीन भारत में देखिए सुलभा सूत्र जो 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, ये जो सुलभा सूत्र है ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ने ये जो सुलभा सूत्र है वो ज्यामितीय रचनाओं के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें वैदिक काल से भी रिश्ता है, क्योंकि वैदिक काल में जब अग्निकुंडों मतलब जग जाजन पूजा पाठ में जो अग्निकुंड बनाए जाते थे तो एक प्रकार का ज्यामितीय आकार होता था। इस तरह से त्रिकोण होता था, है ना, चतुर्भुज होता था, तो ये क्या है? एक ज्यामितीय आकार है। तो वहाँ से भी संबंध इसका है ज्यामिति का। पूजा पाठ, पूजा स्थलों, त्रिभुजा समलंबो संबंध, है ना, मिले झूले से बने थे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से भी इसका संबंध है, किसका? ज्यामितीय का। ज्यामिति का विकास और उपयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहा है, सभी स्थानों पर है, चाहे कोई भी देश हो। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, है ना। अब 9th क्लास में है, 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी थेल्स प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। तो थेल्स क्या है? देखिए एक यूनानी गणितज्ञ है ना, उन्होंने सबसे पहले, देखिए थेल्स जो है एक प्रकार के क्या है, थेल्स यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रूफ प्रदान किया, सत्यापित दिखाया। उत्पत्ति इस कथन की भी वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित अर्थात दो भागों में विभाजित करता है, ये थेल्स का देन है। थेल्स का एक शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो ये थेल्स का ही शिष्य थे। तो ये सब क्या है? ज्यामिति को दिया, ज्यामिति को जन्म दिया, ज्यामिति के गुणों की खोज किया। अब देखिए यहाँ देखिए कहता है कि 300 ईसा पूर्व तक इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। देखिए यूक्लिड क्या है? यूक्लिड भी एक गणितज्ञ हैं, गणित का महान ज्ञाता हैं, गणित के शिक्षक हैं यूक्लिड।
तो ये क्या क्या जितना भी उधर थेल्स का, पाइथागोरस का और कुछ कुछ का जो था, सभी को ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। एक पुस्तक रचना की जिसमें से सभी जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको वहाँ पर एकत्रित किया। 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। अब देखेंगे, देखिए ये यूक्लिड है। यूक्लिड का जन्म के और मृत्यु के बारे में देखा जाए तो 325 ईसा पूर्व से 265 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। अब देखिए इन्होंने कुछ परिभाषित किया है। देखिए क्या क्या परिभाषित किया है, जैसे देखिए बिंदु, लाइन, है ना, तल, पृष्ठ, तो ये सबको परिभाषित किया है यूक्लिड ने। यहाँ देखिए सरफेस किसको बोलते हैं, बिंदु किसको बोलते हैं, ये सब कौन परिभाषित किया? यूक्लिड ने। अब देखिए कहता है कि आगे देखेंगे पॉइंट्स कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ कहता है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु किसको कहते हैं? एक बिंदु मतलब पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे ये बिंदु हो गया, जिसका कोई भाग नहीं है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, कुछ भी नहीं है, उसी को बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु दे दिए, ऐसे बिंदु दे दिए। अब देखिए एक रेखा जिसको लाइन बोलते हैं, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब ये जो रेखा है इसमें कोई चौड़ाई नहीं होता है ना, सिर्फ लंबा होता है। अब देखिए एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। सिरे मतलब ये हो गया और ये हो गया, है ना, ये सिरा और ये सिरा। यहाँ पर क्या होता है? बिंदु होता है। दो बिंदुओं के बीच ही रेखा खींची जाती है। जैसे इसको ये हो गया, ये बी हो गया, है ना। एक सीधी रेखा एक रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। देखिए एक सीधी रेखा समझ रहे हैं, ये सीधी रेखा हो गया, इसके साथ खींचेंगे सीधा जाएगा। तो ये क्या है? बिंदुओं पर एक सपाट है, एकदम सीधा है। एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ जिसको सरफेस बोलते हैं, वो इसमें क्या होता है? सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। पृष्ठ के किनारे जिसको एज बोलते हैं, पृष्ठ किनारे रेखाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से 5.1 बनेगा। एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस जिसको कहते हैं, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें? पॉइंट में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता है ना। रेखा में देखें कोई मोटाई नहीं होता है, ना चौड़ाई नहीं होता है। लाइन में क्या देखें कि दो बिंदुओं के बीच की रेखा है। अब आगे देखिए, हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा परिचय भी हो जाएगा यूक्लिड चैप्टर से संबंधित। और अब यहाँ देखें, कहता है कि अपनी परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थे। जो कल्पना किए हैं वो क्या था? स्पष्ट और सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इनको दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग क्या है? अभिगृहित, और दूसरा है अभिधारणाएं। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। जो अभिधारणा है वो ज्यामिति से संबंधित थी। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्राय अभिगृहित कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यूक्लिड कुछ अभिगृहितों को बिना उनके द्वारा किए दिए कर्म के नीचे दिया जा रहा है। देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ये यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। देखिए क्या कह रहा है? यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। चलिए आगे आइए। यहाँ देखिए, यहाँ का क्या कर रहा है कि यूक्लिड की 5 अभिधारणा है ना। यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं क्या क्या है? पहला बात करेंगे तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये और ये बिंदु हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बिंदु इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, यही कह रहा है। अब यहाँ देखेंगे दूसरा क्या कहता है
एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन क्या है, को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरा यूक्लिड का दूसरा पॉइंट है। अब अभिधारणा है तो देखेंगे यहाँ क्या कहता है, एक शांत रेखा या निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हुआ ए और बी, यहाँ से आप ऐसे 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 बढ़ाया गया है ना। आकृति देख लीजिए यहाँ पर 5.5 में है। उसी तरह से तीसरा देखिए, अभिधारणा तीसरा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। कहता है किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ देखेंगे कि केंद्र ये हुआ, मान लीजिए बिंदु हुआ, तो यहाँ से त्रिज्या इतना दूरी हुआ, मतलब यहाँ से बिंदु यहाँ दिया है तो ये त्रिज्या हो गया है ना। तो मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी है। अब यहाँ से है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकार बैठाएंगे, यहाँ से गोल ऐसे करेंगे तो क्या बन गया, वृत्त बन गया। यही कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जितना इधर भी जाएंगे उतना उधर भी जाएंगे, इधर जाएंगे इधर, सभी तरफ क्या होगा, बराबर होगा, और ये त्रिज्या कहलाता है। अब आगे देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ देखेंगे, इसे 90 डिग्री कोण है तो ये देखिए है ना, इस तरह से होता है। यहाँ जो ये सीधा हो जाएगा और ये भी सीधा होगा, और ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। यहाँ देखेंगे ऐसे सीधा कर दिए, मतलब फिर से करते हैं, चलिए ऐसे हो गया। तो ये जो लाइन आया, ये मान लो इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। तो ये भी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है ना, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री, समकोण इसी को बोलते हैं। यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री। तो क्या है, समकोण, ये भी है समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, और चारों तरफ ऐसे मिला देंगे तो क्या बन गया, वृत्त का आकार। तो इस तरह से कितना डिग्री कोण होता है वृत्त में, 360, क्योंकि 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ, और ये भी। अब सबको जोड़ देंगे तो 90 90 90 90 360। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5 देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दो कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोणों से कम होता है। इसका जो दिया हुआ है देखेंगे, ये देखिए, ये एग्जाम्पल ये है।